राधे राधे दोस्तों। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अब ना मैं आपको सिंगल वीडियो में गवर्नमेंट ग्रांट चैप्टर खत्म करूंगा, बहुत इजी तरीके से, आपको बहुत इजी लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रांट अमाउंट। अब ग्रांट अमाउंट ना दो तरीके से रिसीव हो सकती है। पहला तरीका क्या है, ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे आपको बोलेगा। अब दूसरा तरीका क्या है, ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। ऐसे आपको क्वेश्चन क्लियर कट बोलेगा। अब इसमें जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे, समझिए कि क्वेश्चन है ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री ये बन जाएगी। देखिए मैंने नीचे लिखा है, समझिए कि असेट परचेस हुआ, तब जर्नल जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत इजी है जर्नल एंट्री, आप ये 11 से करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रांट रिसीव की एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। ऐसे जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब थर्ड, समझिए कि ग्रांट रिटर्न हुआ टू गवर्नमेंट को, रिटर्न हुआ टू गवर्नमेंट को, तब क्या बन जाएगी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब और क्या है, डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा असेट पे, तो कैसे करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। अब डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल को, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। अब यहां देखिए सिर्फ दो एंट्री नहीं नई है, नई न्यू, दो एंट्री सिर्फ न्यू है, बाकी सभी तो ओल्ड ही है। मतलब क्या, देखिए ग्रांट रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, दूसरी क्या है, ग्रांट रिटर्न टू गवर्नमेंट फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये सिर्फ दो एंट्री न्यू है, बाकी तो जो जर्नल एंट्री है ना आप 11 से कर रहे हैं, तो जो ओल्ड वाली है ना तो आपको आती ही है, ठीक है। सिर्फ आप न्यू जो है ना वो आपको क्या करना है, रटना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी मेथड क्या है, समझिए कि ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। ग्रांट को ना ट्रीट करना है डेफर्ड इनकम, तो उसमें जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, सबसे पहला है अगर फिक्स्ड असेट परचेस किया है तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल है बहुत। उसके बाद समझिए कि ग्रांट रिसीव हुआ, तब एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। ये जर्नल एंट्री बन जाएगी अगर ग्रांट रिसीव होता है। अब उसके बाद जब भी ग्रांट रिसीव होता है ना तो उसे ट्रांसफर करना पड़ता है पी एंड एल को। अब ये जो ग्रांट है ना ये एक तरह से हमारी इनकम ही है, ठीक है। विदाउट इन्वेस्टमेंट हमें मनी रिसीव हो रही है, तो एज सो ये एक तरफ से ये इनकम ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ग्रांट ट्रांसफर टू पी एंड एल की जर्नल एंट्री बन जाएगी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर टू पी एंड एल। देखिए पी एंड एल क्रेडिट हुआ है, ठीक है, ये ऐसा करना है। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि जर्नल एंट्री पास करेंगे, बट पी एंड एल को कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। समझिए एग्जांपल देता हूं मैं,
समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ 10 लाख का, 10 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ। तब हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, ऐसे करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो यहां मैं लिख लेता हूं 10 लाख, 10 लाख। अब ये जो 10 लाख रिसीव हुआ ना, रिसीव जो हुआ है ना, वो 5 इयर्स के लिए रिसीव हुआ है। फिर से समझिए क्वेश्चन कि 10 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ फॉर दी 5 इयर्स। तब जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 10 लाख, 10 लाख। अब जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, उसे ट्रांसफर करना पड़ता है पी एंड एल को। तो कैसे करेंगे? डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। कितना करेंगे? 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 10 लाख डिवाइड बाय 5, यानी कि 2 लाख फॉर दी 5 इयर्स। मतलब हर साल 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ऐसे 5 साल, 5 साल तक हमें क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर करना पड़ता है पी एंड एल को। फिर से बताता हूँ, देखिए 10 लाख गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है फॉर दी 5 इयर्स। तब हमें पी एंड एल को ना कितना ट्रांसफर करेंगे? 10 लाख डिवाइड बाय 5, यानी कि 2 लाख। 2 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर, 2 लाख फॉर द सेकंड ईयर, 2 लाख फॉर द थर्ड ईयर, 2 लाख फॉर द फोर्थ ईयर एंड 2 लाख फॉर द फिफ्थ ईयर। तो हम यहाँ कितना ट्रांसफर करेंगे? 2 लाख और 2 लाख, इतना ट्रांसफर करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? deferred government grant account debit 2 lakh to P&L being government grant transfer to P&L। ठीक है, ऐसे है। अब समझिए कि गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हुआ, रिफंड हुआ। तब जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे? अब टू बैंक अकाउंट में मतलब नहीं आएगी अमाउंट, जितना रिसीव हुआ है, यानी कि टोटल, हमें टोटल कितना रिसीव हुआ है? 10 लाख। अब पी एंड एल अकाउंट डेबिट, अब पी एंड एल अकाउंट डेबिट में कितनी आएगी अमाउंट? जो हमने पी एंड एल को ट्रांसफर किया है ना, वो आएगी। हमने यहाँ कितना किया है पी एंड एल को ट्रांसफर? 2 लाख। तो 2 लाख करेंगे। अब डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट एक बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, दैट इज 8 लाख। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 8 लाख, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 10 लाख। ऐसे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल को। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब और कुछ बातें हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो बातें? सबसे पहले देखिए, when government grant is received for a specific purpose, then it should be utilized for only that purpose। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुआ है, तो उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर सिटिंग अप फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया बट यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग डिविडेंड। मतलब यहाँ डिविडेंड, सॉरी, ग्रांट रिसीव हुआ है, ग्रांट रिसीव हुआ है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इन बैकवर्ड एरिया। बट कंपनी क्या कर रही है? जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, वो डिविडेंड पे करने के लिए यूज कर रही है। तो ये ट्रीटमेंट है ना, गलत है। पर्पज क्या है? फैक्ट्री सेटअप करना। तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए ही गवर्नमेंट ग्रांट यूज होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। When company gets a land as grant without spending a money
ऑन लैंड, देन लैंड शुड बी रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू। जब भी क्या होती है, कंपनी को लैंड रिसीव होती है एट ए फ्री कॉस्ट, तब कंपनी ने ना उस लैंड को फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, फेस वैल्यू पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। when reference is given about the investment and there is no repayment of grant, then it's called a promoter contribution grant। मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी इन्वेस्टमेंट का रेफरेंस आता है, जब भी इन्वेस्टमेंट का रेफरेंस आता है एंड देर इज नो रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, मतलब ग्रांट की रीपेमेंट नहीं होगी, तब उसे क्या कहा जाता है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ग्रांट्स कहा जाता है। अब सच ग्रांट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट होता है ना, वो ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व को। सच ग्रांट शॉल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड। अब ये जो ग्रांट है ना, वो यूटिलाइज नहीं किया जाता डिविडेंड पे करने के लिए, ये यूटिलाइज नहीं किया जाता। उसके बाद सच ग्रांट नॉट ट्रांसफर टू P&L एंड नॉट कंसिडर्ड एज ए डेफर्ड इनकम। अब ये जो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट है ना, वो P&L को ट्रांसफर किया नहीं जाता एंड ये ना कंसिडर भी नहीं किया जाता डेफर्ड इनकम। ठीक है, ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब और क्या बातें हैं। when condition of government grant is not fulfilled, then government grant will be refunded। मतलब क्या है, ग्रांट रिसीव होता है तो उसकी कुछ कंडीशन होती है, तो कंपनी ने ना, कंपनी को उस कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ता है। समझिए कि कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया कंडीशन, तो गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो जाएगा। जिस पर्पस के लिए मिल रहा है ग्रांट, उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। आगे, गवर्नमेंट ग्रांट विच इज रिफंडेड इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। मतलब जो भी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होता है, क्यों रिफंड होता है, कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, जो रिफंड होता है ना, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहा जाता है एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। सिर्फ ये बात याद रखो कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तब गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होता है, और जो भी अमाउंट रिफंड हो चुकी है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहा जाता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब जो अमाउंट ऑफ रिफंडेबल ग्रांट है ना, वो यूटिलाइज दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है, दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्पज क्या है, एडजस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट अनएमोर्टाइज्ड डिफर्ड इनकम। फर्स्ट क्या बोलता है, हमें एडजस्ट करना है अनएमोर्टाइज्ड डिफर्ड इनकम से। ठीक है, अब सेकंड क्या बोलता है, इफ एक्सिस, मतलब एक्सिस हो रहा है बैलेंस, अभी भी बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है, मतलब एक्सेस हो रहा है, देन डेबिटेड टू P&L, तब हमें डेबिट करना है P&L को। फिर से बताता हूँ, अमाउंट ऑफ रिफंडेबल ग्रांट है ना, वो यूटिलाइज किया जाता है दो पर्पस के लिए। फर्स्ट पर्पस क्या बोलता है, एडजस्ट अगेंस्ट अनएमोर्टाइज्ड डिफर्ड इनकम। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, अगर एक्सेस हो रहा है बैलेंस, अगर एक्सेस हो रहा है बैलेंस अभी भी, देन डेबिटेड टू P&L, ऐसे बोलता है। देखिए अब सारी थ्योरी हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने लिखा है ना उसे याद करना है, और ये जो बातें हैं ना आपके मुंह पर होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। अब ना इलस्ट्रेशन 1 रीड करते हैं। तो नीचे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, pass the necessary journal entries in the books of company for first 2 years, 2 years if the grant amount is deducted from the value of the fixed asset। क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है।
फर्स्ट 2 इयर्स की। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ग्रांट अमाउंट ना डिडक्ट हो चुकी है फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट। ठीक है, मेथड 1। अब ऊपर देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। जेड एलटीडी परचेस किया है फिक्स्ड असेट 50 लाख, तो इसकी एक जर्नल एंट्री बन जाएगी। विच हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विथ अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख, डिप्रिसिएशन की एंट्री बन जाएगी। ऑन परचेस ऑफ असेट गवर्नमेंट ग्रांट, इट ग्रांट फॉर 10 लाख, मतलब 10 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो चुका है, तो इसकी एक जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो क्या करते हैं, अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड एलटीडी। अब फर्स्ट ईयर में देखिए क्या बोला है कि परचेस किया है फिक्स्ड असेट फॉर 50 लाख, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 50 लाख टू बैंक अकाउंट 50 लाख, बीइंग फिक्स्ड असेट परचेस। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है 10 लाख का, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू फिक्स्ड असेट अकाउंट 10 लाख। ठीक है, ये बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ना देखिए, अब डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या बन जाएगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, देखिए डिप्रिसिएशन, अब इस क्वेश्चन में ना डिप्रिसिएशन की कौन सी मेथड है ये बताया नहीं है, तो हम SLM स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट माइनस सैल्वेज वैल्यू माइनस ग्रांट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द असेट। अब यहाँ ना फिक्स्ड असेट की वैल्यू कितनी है 50 लाख, माइनस सैल्वेज वैल्यू कितनी है 5 लाख, माइनस ग्रांट, ग्रांट भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्रांट इज रिसीव्ड अगेंस्ट दी फिक्स्ड असेट, सो मुझे ग्रांट भी माइनस करना पड़ेगा। तो ग्रांट की वैल्यू कितनी है 10 लाख डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द असेट, लाइफ कितनी है 5 साल, तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा 7 लाख। तो मैं यहां लिखूंगा 7 लाख, 7 लाख डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। फिर डिप्रिसिएशन को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल को, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 7 लाख, 7 लाख। अब ये तो हुआ फर्स्ट, फर्स्ट ईयर ये हो चुका है। हमें क्या करना है, 2 साल की जर्नल एंट्री बनानी है। अब सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, सिर्फ डिप्रिसिएशन की एंट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 7 लाख टू फिक्स्ड असेट अकाउंट 7 लाख, ये सिर्फ जर्नल एंट्री आ जाएगी सेकंड ईयर में। फिर इस डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल को, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, कितने अमाउंट 7 लाख, 7 लाख। ठीक है, तो यही थी जर्नल एंट्री, बहुत ही सिंपल है। अब आगे बढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन 2 रीड करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर 2 years इफ ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। 2 साल की जर्नल एंट्री बनानी है और ग्रांट को हमें ट्रीट क्या करना है, डेफर्ड इनकम। अब ऊपर देखते हैं, जेड एलटीडी परचेस फिक्स्ड असेट ऑफ फॉर 50 लाख, 50 लाख की फिक्स्ड असेट परचेस किया है, तो इसकी एक जर्नल एंट्री बन जाएगी। विच हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years विथ सैलवेज वैल्यू 5 लाख, तो यहाँ डिप्रिसिएशन की एक एंट्री बन जाएगी।
ऑन परचेस ऑफ द असेट गवर्नमेंट ग्रांट इट ग्रांट फॉर 10 लाख। 10 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, जर्नल एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट ईयर में फिक्स्ड असेट परचेस किया है 50 लाख का, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 50 लाख टू बैंक अकाउंट 50 लाख, इसी जर्नल एंट्री बन जाएगी। उसके बाद हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, कितना 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड फॉर 5 इयर्स, 5 इयर्स। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना वो ट्रांसफर करना पड़ता है पी एंड एल को, तो कैसे करेंगे, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, बट अमाउंट कितनी लेंगे, 10 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट है फॉर दी 5 इयर्स, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। 2 लाख ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल को हर साल। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू पी एंड एल 2 लाख। ठीक है, ये हो गई जनरल एंट्री। अब डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो एंट्री बन जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड असेट, कितनी है फिक्स्ड असेट की अमाउंट 50 लाख, माइनस क्या करेंगे सैल्वेज वैल्यू दैट इज 5 लाख, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द असेट, कितनी है लाइफ ऑफ द असेट 5 इयर्स। अब देखिए कितना कितनी आती है अमाउंट, 50 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये आ रही है 9 लाख। 9 लाख का डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 9 लाख, 9 लाख। अब डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल को, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट दैट इज 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख। अब फर्स्ट ईयर की तो जर्नल एंट्री खत्म हो गई है, अब सेकेंड ईयर की करते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर की, अब सेकेंड ईयर में ना अब डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट, कितना कितना है डिप्रिसिएशन 9 लाख। अब इस क्वेश्चन में ना मेथड बताया नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करे, तो हम क्या करेंगे एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 9 लाख टू फिक्स्ड असेट अकाउंट 9 लाख। अब ये डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल को, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 9 लाख टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 9 लाख। अब क्या करना पड़ेगा, जो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है वो पी एंड एल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट 2 लाख, हर साल 2 लाख ट्रांसफर करना पड़ेगा टू पी एंड एल अकाउंट 2 लाख, बीइंग डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर टू पी एंड एल। इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 2 भी खत्म हो गया है। अब इलस्ट्रेशन 3 की रीडिंग करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन ने, वेदर ट्रीटमेंट, वेदर ट्रीटमेंट ऑफ द बोथ द ग्रांट इज करेक्ट, ट्रीटमेंट करेक्ट है क्या नहीं है वो बताना है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन, संतोष एलटीडी हैज रिसीव ग्रांट ऑफ 8 crores from the government for setting up factory in a backward area। अब उसे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है किस पर्पज के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इन बैकवर्ड एरिया में। ठीक है, आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 crore एज ए डिविडेंड,
कंपनी को मिला है सेटअप करने के लिए फैक्ट्री, बट कंपनी क्या कर रही है, वो गवर्नमेंट ग्रांट यूटिलाइज कर रही है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। ऑल्सो संतोष एलटीडी रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द बुक्स ऑफ एज नो मनी हैज स्पेंट। अब ना कंपनी को ना लैंड रिसीव हुई एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट कंपनी ना उसे रिकॉर्ड नहीं कर रही है, क्योंकि ना वो कंपनी बोल रही है कि हमने कुछ मनी स्पेंड किया ही नहीं है, तो हम रिकॉर्ड ही क्यों करें। ठीक है, ऐसा कंपनी का मानना है। तो हमें बताना है कि ये ट्रीटमेंट, बोथ द ट्रीटमेंट करेक्ट है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन 3 का आंसर हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, when government grant is received for the specific purpose, then it shall be used for that purpose। जब भी गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होता है तो उसी पर्पज के लिए वो यूज होना चाहिए। सो इन दिस क्वेश्चन कंपनी रिसीव्ड अ ग्रांट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री, बट कंपनी यूजिंग अ ग्रांट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ डिविडेंड। कंपनी को मिला है ग्रांट फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, बट कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड पे करने के लिए ग्रांट यूज कर रही है। तो ये तो गलत है। ठीक है, जिस पर्पज के लिए मिला है उसी पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट, when a company receive a land at free of cost, then it should be recorded at face value। फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए। सो इन दिस क्वेश्चन ट्रीटमेंट डन बाय द संतोष एलटीडी इज इनकरेक्ट। ठीक है, जो भी संतोष एलटीडी ने ट्रीटमेंट किया है वो गलत है, इनकरेक्ट है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 4 की रीडिंग करते हैं। सबसे नीचे देखते हैं क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रांट। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद एंड प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल व्हेन ग्रांट इज शोन एज सेपरेटली एज अदर इनकम। मतलब क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री पास करो, ग्रांट ग्रांट को कंसिडर करो अदर इनकम, मतलब डेफर्ड इनकम। दूसरी चीज क्या बोला है, ग्रांट को ना, ग्रांट इज डिडक्टेड अगेंस्ट द सैलरी कॉस्ट। दूसरे केस में क्या बोला है, ग्रांट को हम क्या करेंगे, सैलरी से डिडक्ट करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री पास करो, ऐसा बोला है। अब ऊपर देखते हैं, एक्स एलटीडी रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, इट incurs salary of doctor staff etc to extent of rupees 30 lakhs। सैलरी इंक्लूड कर रहा है 30 lakhs की। उसके बाद एज अ सपोर्ट local government grant lump sum payment of 90 lakhs to meet the salary expenses for the period of next 5 years। 5 years के लिए 90 lakhs का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है, ऐसा बोल रहा है। आप क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास कर दे। देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ ग्रांट इज शोन सेपरेटली एज अदर इनकम। ग्रांट को ना हम क्या करेंगे, अदर इनकम शो करेंगे एज अ अदर इनकम। अब 90 लाख का ग्रांट रिसीव हुआ है तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 90 lakh to deferred income account 90 lakh being receipt of government grants from the government। उसके बाद 30 lakhs के क्या है, सैलरी एक्सपेंसेस है, उसको हमने पेमेंट किया। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30 लाख। उसके बाद ना गवर्नमेंट ग्रांट्स ना रिसीव हुआ है 5 years के लिए, मतलब हर साल कितना, 90 लाख डिवाइड बाय 5, यानी कि 18 लाख पर ईयर फॉर दी 5 years। ठीक है, 90 लाख डिवाइड बाय 5 तो ये आएगा 18 लाख। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट 18 लाख
to P&L account 18 lakh, being deferred income ट्रांसफर या फिर क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर दे हैं। अब क्या करना है देखिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ गवर्नमेंट ग्रांट इज डिडक्टेड अगेंस्ट सैलरी कॉस्ट। सैलरी कॉस्ट में से हम गवर्नमेंट ग्रांट डिडक्ट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट एंट्री तो वही आ जाएगी कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिसीव हुआ, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम अकाउंट 90 लाख 90 लाख, ठीक है। उसके बाद अब ना देखिए यहाँ क्लियर कट बोला है कि डिडक्ट करना है अगेंस्ट सैलरी कॉस्ट। तो हम जैसे क्या करते थे ना कि डेफर्ड इनकम को हम P&L को ट्रांसफर करते थे ना, अब यहाँ क्या करना है, सैलरी कॉस्ट को डिडक्ट करना है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट 18 लाख टू सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट। मतलब सर समझा नहीं। जैसे कि देखो हम क्या करते हैं, डेफर्ड इनकम को ना P&L को ट्रांसफर करते हैं हर साल। तो बट यहाँ क्या बोला है, आप ना P&L को ट्रांसफर मत कीजिए, जो सैलरी की कॉस्ट है ना उसमें से डिडक्ट करिए। तो मैं क्या करूंगा, डेफर्ड इनकम को ना सैलरी एक्सपेंसेस से डिडक्ट करूंगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। 18 लाख अब मैंने ना सैलरी एक्सपेंसेस 18 लाख से डिडक्ट किया है, घटाया है। तो रिमेनिंग सैलरी एक्सपेंसेस कितना बचेगा, देखिए यहाँ 30 लाख का सैलरी एक्सपेंसेस है, बट उसमें से ना 18 लाख मैंने डिडक्ट किया है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 12 लाख। तो 12 लाख मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 12 लाख सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 12 लाख टू बैंक अकाउंट, इतना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला है कि गवर्नमेंट ग्रांट को ना डिडक्ट करना है सैलरी कॉस्ट से। तो मैं सैलरी की जितनी कॉस्ट है वो डिडक्ट करूंगा गवर्नमेंट ग्रांट से। अब इस साल मुझे ना गवर्नमेंट ग्रांट P&L को 18 लाख ट्रांसफर करना पड़ता है, बट मैंने ट्रांसफर किया नहीं, मैंने ट्रांसफर के बदले सैलरी एक्सपेंसेस को घटाया है। दैट इज deferred income account debit to salary expenses 18 lakh। So salary expenses will be reduced by 18 lakh, ठीक है। अब सैलरी एक्सपेंसेस बचा कितना, एक्चुअली था 30 लाख, बट मैंने 18 लाख से तो कम किया है, तो बचा 12 लाख। तो 12 लाख मुझे अभी पेमेंट करना पड़ेगा। सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12 लाख, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 5 की रीडिंग करते हैं। टिप टॉप लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन designated backward area which entice the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of cost of investment। कंपनी को ना गवर्नमेंट से 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट का ग्रांट मिला है, फॉर विच नो रिपेमेंट was ordinarily expected। Moreover, there was no condition that company should purchase any specified asset for this subsidy। Having fulfilled all the conditions under the scheme, and the company on investment of 50 crore in capital asset received a 10 crore from the government in January 22। मतलब 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसका 20% मिला है गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि 10 करोड़। द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसीट एज आइटम ऑफ रिन्यू। कंपनी ना ये गवर्नमेंट ग्रांट को ना
ट्रांसफर करना चाहती है रिन्यू अकाउंट को, एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड जो लॉसेस है P&L के वो रिड्यूस करना चाहती है बाय यूजिंग द गवर्नमेंट ग्रांट। तो कीपिंग इन व्यू द रिलीवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्कस वेदर द एक्शन जस्टिफाइड और नॉट। आपको बताना है कि कंपनी का ट्रीटमेंट करेक्ट है या नहीं है। अब आंसर पढ़ते हैं, देखिए आंसर पढ़ते हैं। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अब जब भी वेयर गवर्नमेंट ग्रांट्स आर द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, जब भी गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है तो रेफरेंस दिया जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट का, एंड देयर इज नो रिपेमेंट इज ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड, उसकी रिपेमेंट नहीं होती है। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व को, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर किया जाता है, ऐसा है। और वो यूज नहीं किया जाता, नेदर यूज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड डेफर्ड इनकम इनकम भी उसे कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है, ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, करेक्ट ट्रीटमेंट जो ग्रांट है ना वो ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व को, एंड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी की है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यही था हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 की रीडिंग करते हैं। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स इन अकॉर्डिंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अब क्या है, ट्रीटमेंट बताना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में कैसा होगा, ठीक है। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, 35 lakhs received from the local authority for the providing medical facility to employees। 35 lakhs का ग्रांट मिला, किसके लिए, पर्पज क्या है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज को, इसका ये पर्पज है। दूसरा क्या है, 100 lakhs received as a subsidy from the central government for setting up a unit in notified backward area। This subsidy is in the nature of promoter contribution। 100 lakhs का क्या हुआ, ग्रांट मिला, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला। पर्पज क्या है, फैक्ट्री सेटअप करना इन बैकवर्ड एरिया में, और इसका नेचर क्या है, प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इसका आंसर पढ़ते हैं, बहुत ही इजी है, दोनों भी क्वेश्चन इजी है। अब पहला आंसर क्या बोलता है, पहले एडजस्टमेंट का आंसर क्या बोलता है कि 35 lakhs received from a local authority for providing a medical facility to employees is grant received in the nature of renew grant। अब ये जो 35 लाख का ग्रांट मिला है ना वो क्या है, रिन्यू ग्रांट है, रिन्यू ग्रांट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्रेडिट करना पड़ता है P&L में, क्रेडिट करना पड़ता है P&L में, या फिर या फिर या फिर क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है अदर इनकम में। पहला क्या होगा, क्रेडिट करना P&L में, या फिर सेपरेटली सेपरेटली कंसिडर करना अदर इनकम में। अब अल्टरनेटिवली 35 lakhs में भी डिडक्टेड इन रिपोर्टिंग टू रिलेटेड एक्सपेंसेस, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, और 35 lakhs ना 35 lakhs यूज किया जाता है एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका एक पर्पज है, फिर से बताता हूँ। अभी जो ग्रांट है ना 35 lakhs का, उसे रिन्यू ग्रांट कहा जाता है। वो क्रेडिट करते हैं P&L में, या फिर कंसिडर करते हैं सेपरेटली अदर इनकम में, या फिर एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोलती है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, दैट इज दे आर गिवन विद रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट। अब जब भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है ना तो रेफरेंस दिया जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट का, और क्या होता है, देर इज नो रिपेमेंट, रिपेमेंट नहीं होती ग्रांट की, ठीक है। तो ऐसे ग्रांट को क्या किया जाता है, ट्रीटेड किया जाता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ट्रीट किया जाता है ऐसे ग्रांट को।
which neither be distributed as dividend or not considered as a deferred income। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? डिविडेंड। हम इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते और इसे कंसिडर भी नहीं करेंगे डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम भी कंसिडर नहीं करेंगे इसे, ठीक है। और so in the given case subsidy received from the central government for setting up a unit in notified backward area is neither in relation to specific fixed asset or not relation to renew। amount of 100 लाख should be credited to capital reserve। जो 100 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट है वो क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व को। अब इलस्ट्रेशन 7 की रीडिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, पास द जर्नल एंट्री फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट एज पर द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से क्या करना है, रिफंड ऑफ ग्रांट की एंट्री पास करना है, बहुत ही सिंपल है। जेड एलटीडी परचेस अ फिक्स्ड असेट फॉर 50 लाख। 50 लाख का असेट परचेस किया है, विच हैज अ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स। लाइफ है 5 इयर्स। सेल्वेज वैल्यू है 5 लाख। On purchase of the asset, government grant it grant for 10 lakhs। 10 lakhs का हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। दिस अमाउंट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। देखिए फर्स्ट मेथड क्या बोलती है कि गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट, ठीक है। यहाँ क्लियर कट बोल रहा है। grant was considered as refundable in the second year to the extent of 7 lakh। 7 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हुआ है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 7 लाख टू बैंक अकाउंट, क्योंकि 7 लाख का रिफंड हो चुका है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 7 लाख टू बैंक अकाउंट 7 लाख, बहुत इजी था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन 8 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स की जर्नल एंट्री पास करना है। अब क्वेश्चन रीडिंग करते। फिक्स्ड असेट इज परचेस्ड फॉर 20 लाख। इसकी एक जर्नल एंट्री बन जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ टूवर्ड्स इट इज 8 लाख। 8 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ, इसकी एक जर्नल एंट्री बन जाएगी। रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख, यूजफुल लाइफ इज 4 इयर्स, डिप्रिसिएशन की एंट्री बन जाएगी। एज्यूम डिप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। असेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ द ग्रांट। अब जो असेट है ना, असेट क्या है, शोन कर रहा है बैलेंस शीट में, उसमें ग्रांट रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा बोला है। ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए बोला है, क्योंकि असेट में से ना गवर्नमेंट ग्रांट रिड्यूस अभी तक हुआ नहीं है। रिड्यूस अभी तक हुआ नहीं है, मतलब जितनी कॉस्ट थी फिक्स्ड असेट की उतनी ही है, ठीक है, ऐसा है। आफ्टर 1 ईयर ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 lakhs ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टन कंडीशन। 1 साल के बाद गवर्नमेंट का जो ग्रांट है वो रिफंड हो चुका है अप टू 5 लाख। 5 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो चुका है, तो उसकी एक जर्नल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ईयर, अब जर्नल एंट्रीज करते हैं फर्स्ट ईयर में। अब फर्स्ट ईयर में क्या है, फिक्स्ड असेट परचेस फॉर 20 लाख, तो एंट्री बन जाएगी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 20 लाख टू बैंक अकाउंट 20 लाख, ऑल दी अमाउंट्स आर इन लैक्स, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टूवर्ड्स इट इज 8 लाख। 8 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू फिक्स्ड असेट अकाउंट 8 लाख, ठीक है, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड। अब आगे चलते हैं। अब ना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेसिडुअल वैल्यू है 4 लाख एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट है 4 इयर्स। अब हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिक्स्ड असेट की वैल्यू कितनी है
20 lakh minus residual value 4 lakh minus government grant 8 lakh divided by life of the asset that is 4 years. अब देखते हैं कितना आता है आंसर. 20 minus 4 minus 8 divided by 4 is equal to 2 lakh. 2 lakh. तो डेप्रिसिएशन आया 2 lakh. एंट्री क्या बन जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2 lakh टू फिक्स्ड असेट 2 lakh. अब इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल अकाउंट में. तो एंट्री बन जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2 lakh टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 lakh. ठीक है. अब फर्स्ट ईयर की तो एंट्री खत्म हो चुकी है. अब सेकंड ईयर में करते हैं. देखिए क्या बोला है. आफ्टर 1 year ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5 लाख. 1 साल के बाद 5 लाख का ग्रांट रिफंड हो चुका है. तो एंट्री क्या बन जाएगी? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बैंक अकाउंट 5 लाख. ठीक है. बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल. अब यहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है. बहुत 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 सिंपल है. अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इन सेकंड ईयर. अब फिक्स्ड असेट की वैल्यू लिखूंगा फर्स्ट में, दैट इज 20 लाख. अब लेस क्या क्या करना पड़ेगा? रेसिडुअल वैल्यू 4 लाख, ग्रांट लेस करना पड़ेगा दैट इज 8 लाख. उसके बाद डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है? देखिए यहाँ 2 लाख का है, तो वो भी मुझे माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, माइनस करना पड़ेगा. अब जो ग्रांट रिफंड हुआ है वो तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना. तो मैं ऐड क्या करूंगा? 5 लाख. फिर से बताता हूँ डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन इन सेकंड ईयर. पहले तो हम फिक्स्ड असेट की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 20 लाख. फिर लेस करेंगे रेसिडुअल वैल्यू दैट इज 4 लाख. फिर ग्रांट लेस करेंगे दैट इज 8 lakh. Then after we will less the depreciation which is last year that is 2 lakh. Then after we will add the grant refunded that is 5 lakh. ठीक है. अब इस सब को जोड़ते हैं और माइनस करते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है. 20 minus 4 minus 8 minus 2 plus 5 is equal to 11. अब 11 लाख आ रहा है आंसर. अब रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट कितनी है? 3 years है. तो 11 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो मेरा डिप्रिसिएशन आएगा 3.67 लाख. ठीक है, ये मेरा डिप्रिसिएशन आएगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. अब मैं यहां लिखूंगा एंट्री क्या बन जाएगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 3.67 लाख टू फिक्स्ड असेट अकाउंट दैट इज 3.67 लाख. अब वही डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल को. पी एंड एल अकाउंट डेबिट 3.67 लाख टू डिप्रिसिएशन अकाउंट दैट इज 3.67 लाख. ठीक है, बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल. अब इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 8 भी खत्म हो चुका है. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए नीचे क्या बोला है क्वेश्चन ने. हाउ यू वुड डील विथ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ एबीसी एलटीडी. आप ना जो रिफंड हुआ है ग्रांट उसके साथ डील कैसे करेंगे? डील कैसे करेंगे? सिंपल है. जब भी गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होता है तो एड बैक करेंगे फिक्स्ड एसेट में. सिंपल सी बात है. अब उसके बाद क्या बोला है? एज्यूमिंग दैट कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर 24. कंपनी क्या बोल रही है कि हमने डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है 24 के साल में. कोई बात नहीं, हम चार्ज करेंगे. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं. On 1st April 21, ABC Ltd received a government grant of rupees 300 lakhs for the acquisition of machinery costing rupees 1500 lakhs. 300 lakhs का ग्रांट रिसीव हुआ है. ठीक है, 1500
लैक्स की मशीनरी खरीदने के बाद, ठीक है। ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द असेट। देखिए ग्रांट क्रेडिट हुआ है कॉस्ट ऑफ द असेट, मतलब क्या है, मेथड नंबर 1, यानी कि ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट, ठीक है। द लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 years, 5 साल मशीनरी है, सॉरी 5 साल लाइफ है मशीनरी की। मशीनरी इज depreciated at 20% on WDV, 20% depreciation चार्ज करना है using WDV method। कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन May 24। देखिए मशीनरी परचेस किया है 1/4/21 में और रिफंड हुआ है ग्रांट May 24 में ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन, कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, इसकी वजह से May 24 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हुआ। अब जो रिफंड हुआ है उसके साथ डील कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, फिक्स्ड असेट में जोड़ेंगे, ठीक है, May 24 में, ठीक है, ऐसा करेंगे। अब आंसर लिखना स्टार्ट कर दे हैं। As per the accounting standard 12, when the government grant is received against the fixed asset, then grant shall be deducted from the fixed asset। जब भी ग्रांट रिसीव होता है अगेंस्ट द फिक्स्ड असेट, तो ग्रांट की अमाउंट है ना हमें डिडक्ट करनी पड़ती है फ्रॉम द फिक्स्ड असेट से। अब समझिए कि ग्रांट, इफ ग्रांट इज रिफंडेड देन गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी एडेड टू फिक्स्ड असेट। सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हुआ तो मुझे ऐड करना पड़ेगा गवर्नमेंट ग्रांट इन दी फिक्स्ड असेट में, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, कंपटीशन ऑफ WDV एज ऑन 1 अप्रैल 24। देखिए WDV हम 1 अप्रैल 24 की क्यों निकाल रहे हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके आपको पता चलेगा और क्वेश्चन इजी लगेगा। क्योंकि ना गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हुआ है May 24 में। देखिए फिर से सुनिए, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिफंडेड इन May 24, इसीलिए हमें WDV निकालना है May 24 की, दैट इज 24 साल की WDV निकालनी है। अगर हमने निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, WDV एज ऑन 24, उसमें ऐड करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट जो रिफंड हुआ है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ऑल दी अमाउंट्स आर इन लैक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ द मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 21 कितनी है, 1500। उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा ग्रांट, दैट इज 300 लाख, तो उसके बाद अमाउंट आ जाएगी 1200। उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा एट द रेट 20%, दैट इज 240। आफ्टर दिस subtracting 240 amount will become that is 960। तो 960 क्या है, WDV एज ऑन 1 अप्रैल 22, ये WDV है, ठीक है। उसके बाद मुझे माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, दैट इज 20%, 20% माइनस डिप्रिसिएशन करूंगा, 960 इंटू 20 दैट इज 192। तो WDV कितनी आएगी, 768। अब ये WDV कब की है, WDV एज ऑन 1 अप्रैल 23 की WDV आ गई, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, अगेन डिप्रिसिएशन माइनस, दैट इज 20%, तो 20% डिप्रिसिएशन आ रहा है 153.6। अब ये सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अमाउंट आ रही है 614.4। अब ये क्या है, ये WDV है एज ऑन 1 अप्रैल 24, मतलब 24 साल की WDV आ गई। अब इसी साल क्या हुआ है, ग्रांट रिफंड हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी साल जो ग्रांट रिफंड हुआ है वो एड बैक करना पड़ेगा। अब कितना ग्रांट रिफंड हुआ है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन किधर गया, हाँ 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन में देखो
हाँ, ऑल दी अमाउंट्स ऑफ ग्रांट इज रिफंडेड, मतलब सारा जो ग्रांट है ना वो रिफंड हो चुका है। कितना? 300 लैक्स, 300 लैक्स। ठीक है, अब इसको ऐड करो 300 को, तो अमाउंट आ रही है 914.4। अब ये क्या है? WDV है, एज ऑन 1 अप्रैल 2024 की WDV है। ठीक है, अब यही ट्रीटमेंट था। क्वेश्चन क्या बोला था कि आप डील कैसे करोगे? हम डील कैसे करेंगे? एड बैक करेंगे, एड बैक करेंगे। हमने निकाला WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024, उसमें ऐड किया रिफंड ऑफ ग्रांट, हो गई बात खत्म। ठीक है, यही बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा इलिस्ट्रेशन 9 भी खत्म हो चुका है। अब इलिस्ट्रेशन 10 की रीडिंग करते हैं। शो द जर्नल एंट्री टू पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द थर्ड ईयर। जर्नल एंट्री पास करना है रिफंड ऑफ ग्रांट की। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट, वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट निकालना है। फिक्स्ड असेट की वैल्यू निकालना है। अगर हम ग्रांट क्रेडिट करते हैं फिक्स्ड असेट को, अगर हम ग्रांट क्रेडिट करते हैं डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को। ठीक है, अब ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ये एलटीडी परचेस्ड मशीनरी फॉर 40 लाख, यूजफुल लाइफ 4 years एंड रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट 16 lakhs दिया है। आप क्या करते हैं? लिखना स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज ऑफ द रिफंड एंड कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड असेट। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे रिफंड ऑफ ग्रांट की। क्या हो जाएगी? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 16 लाख टू बैंक अकाउंट 16 लाख, बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट इज रिफंडेड। ठीक है, ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट निकालना है। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। अब फिक्स्ड असेट कॉस्ट एट फर्स्ट ईयर। अब फिक्स्ड असेट की कॉस्ट क्या है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में? 40 लाख। उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 2 साल का। 2 साल का क्यों करेंगे? क्योंकि थर्ड ईयर में ग्रांट रिफंड हो चुका है, थर्ड ईयर में रिफंड हो चुका है, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 2 साल का। तो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ द मशीनरी दैट इज 40 लाख माइनस, माइनस क्या करेंगे? रिसिडल वैल्यू दैट इज 8 लाख माइनस गवर्नमेंट ग्रांट दैट इज 16 लाख डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट दैट इज 4 years। तो 1 साल का डिप्रिसिएशन आएगा 4 लाख, मैं इंटू 2 करूंगा तो डिप्रिसिएशन आएगा 8 लाख। 8 लाख ए डिप्रिसिएशन 2 साल का है, तो मैंने 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस किया दैट इज 8 लाख। तो WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर की आ जाएगी 32 lakhs। फिर से बताता हूं, हमें वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड असेट कॉस्ट एट फर्स्ट ईयर दैट इज 40 lakhs लेस डिप्रिसिएशन अप टू 2 years। डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ द मशीनरी माइनस रेसिडुअल वैल्यू माइनस गवर्नमेंट ग्रांट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। तो डिप्रिसिएशन 2 साल का आ जाएगा 8 लाख। अब जब मैं 8 लाख माइनस करूंगा तो WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर आ जाएगी 32 लाख। अब इसमें, अब इसमें ना अगर मुझे डिप्रिसिएशन, ठीक है, अब ये ना वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट आ गई, वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट आ गई। अगर मुझे ना डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट 2 years, तो मैं कैसे निकालूंगा? 32 लाख माइनस, माइनस गवर्नमेंट ग्रांट कितना है? 16 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू। अब थर्ड ईयर में गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो चुका है, तो मैं ऐड करूंगा 16 लाख डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट दैट इज 2 years। तो जो देखो क्या आता है, 32 लाख
-16 -8 +16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12 लाख। ये डिप्रिसिएशन लगेगा नेक्स्ट 2 ईयर के लिए, 12 लाख डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट कितनी है? 32 लैक्स है, यही वैल्यू है। ठीक है, ये याद रखना, 32 लैक्स वैल्यू है। और डिप्रिसिएशन नेक्स्ट 2 ईयर के लिए लगेगा 12 लाख पर एनम। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन कैसे निकाला आपने? देखिए, WDV कितनी है? 32 लाख माइनस माइनस गवर्नमेंट ग्रांट माइनस रेसिडुअल वैल्यू प्लस रिफंड ऑफ ग्रांट दैट इज 16 लाख डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट दैट इज 2 ईयर्स करूंगा तो मेरा आ जाएगा 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। जर्नल एंट्रीज ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट एंड कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट इफ ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम। अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी डेफर्ड इनकम में? देखिए, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट इज रिफंडेड इन 3rd ईयर। अब ये तो बात होगी। अब कितना रिफंड हो चुका है? 16 लाख। तो मैं क्या करूंगा? टू बैंक 16 लाख। अब P&L को कितना ट्रांसफर किया है वो मैं वर्किंग नोट से निकालूंगा। कैसे? देखिए, क्या होता है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए निकाल रहा हूं, नहीं तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, हर साल क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो P&L को ट्रांसफर करना पड़ता है। अब फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L, गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर किया P&L को। कितना किया? देखिए, 16 लाख आया था 4 ईयर्स के लिए, तो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 लाख पर ईयर। 4 लाख पर ईयर मुझे ना गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर करना पड़ता है P&L को, 4 लाख पर ईयर। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ईयर में 4 लाख ट्रांसफर किया, सेकंड ईयर में 4 लाख ट्रांसफर किया P&L को। एंट्री क्या बन जाएगी? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू P&L। मतलब मैंने 2 साल में 8 लाख ट्रांसफर किया P&L को, तो अब यहां मैं क्रेडिट किया हूं P&L को। अगर मैं रिफंड कर रहा हूं तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा ना, P&L को डेबिट करना पड़ेगा ना, तो वही करूंगा मैं, 8 लाख डेबिट करूंगा। अब रिमेनिंग जो 8 लाख हो जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। देखिए, जर्नल एंट्री इतनी सिंपल है। बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट इज रिफंडेड इन 3rd ईयर। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। क्या बोला है? कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड असेट कितनी है? 40 लाख है, 40 लाख लेस डिप्रिसिएशन अप टू 2 ईयर्स। अब इस मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ द मशीनरी दैट इज 40 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट दैट इज 4। ठीक है, 40 माइनस 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 लाख डिप्रिसिएशन लगेगा 1 साल के लिए, तो मुझे चाहिए 2 साल के लिए, तो मैं इंटू 2 करूंगा तो आ जाएगा 16 लाख। 16 लाख डिप्रिसिएशन आ जाएगा 2 साल का, तो मैं 2 साल का 16 लाख डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो WDV आ जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर कितनी आ जाएगी? 24 लाख आ जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर में। ठीक है, इलुस्ट्रेशन 11 की रीडिंग करते हैं।
देखिए क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट इफ ग्रांट वाज शोन सेपरेटली एज अदर इनकम। रिफंड ऑफ ग्रांट की ना एंट्री पास करना है, और यहाँ हमने ग्रांट को अदर इनकम कंसिडर किया है, यानी कि डेफर्ड इनकम ऐसा कंसिडर किया है। ठीक, अब ऊपर का डाटा पढ़ते हैं। कंपनी एक्स रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, इट incurs सैलरी ऑफ डॉक्टर स्टाफ टू द एक्सटेंट ऑफ ₹30 lakh पर एनम। सैलरी एक्सपेंसेस है 30 lakhs। एज अ सपोर्ट, the local government grant a lump sum payment of ₹90 lakh to meet a salary expenses for a period of next 5 years। 5 years के लिए 90 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है। ठीक है, 5 years के लिए 90 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है। एट द स्टार्ट ऑफ द 4th year, company X is unable to meet the condition attached to the grant and required to refund of entire grant of 90 lakh। अब 4th year के बिगिनिंग में गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो चुका है। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। पास करते हैं। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप ये पूछेंगे कि ये अमाउंट कैसे निकाले, बहुत ही सिंपल है। देखिए, टू बैंक कितना रिफंड किया है, 90 लाख का, तो ये फर्स्ट लिखेंगे 90 लाख। अब ना हमने देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में रिफंड हो चुका है ग्रांट, एक मिनट, फोर्थ ईयर में रिफंड हो चुका है। अब मैंने ना क्या करता हूं मैं, 90 लाख ना 5 साल के लिए रिसीव हुआ है, तो डिवाइड बाय 5, तो ये अमाउंट आ जाएगी 90 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगी 18 लाख। अब मैंने ना 18 लाख इन फर्स्ट ईयर, 18 लाख इन सेकंड ईयर, 18 लाख इन थर्ड ईयर मैंने ना ट्रांसफर किया है P&L को। समझ रहे बात, 90 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है फॉर द 5 years, तो मैं ना 90 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 18 लाख पर एनम। मैंने 18 लाख पर एनम ट्रांसफर किया है P&L को। फर्स्ट ईयर में 18 लाख, सेकंड ईयर में 18 लाख, थर्ड ईयर में 18 लाख, इतना मैंने ट्रांसफर किया है P&L को, मतलब क्रेडिट किया है। तो अब मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो देखिए 18 लाख इन फर्स्ट ईयर प्लस 18 लाख इन सेकंड ईयर प्लस 18 लाख इन थर्ड ईयर, तो ये आ जाएगा 54 लैक्स। देखिए इन तीनों की टोटल 54 लैक्स आ जाएगी, और जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है ना वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। इसी तरह आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिकली सोचो, क्वेश्चन बहुत इजी जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 की रीडिंग करते हैं। सुप्रिया एलटीडी रिसीव a grant of ₹2,500 lakhs during the accounting year 21-22 from the government for welfare activities। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुआ है 2,500 lakhs का। Grant prescribed a condition for the utilization. However, during the year 22-23, it was found that condition of grants were not complied and grant had to be refunded to the government in full। अब जो कंडीशन है ना वो कंपनी ने ना कंप्लाई नहीं किया है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ग्रांट फुल्ली रिटर्न हुआ है, रिफंड हुआ है, फुल्ली रिफंड हुआ है। अब ना हमें क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इसका, रिफंड जो हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट का। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। देखिए, एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स sometimes becomes refunded because certain condition not fulfill। अब कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड होता है। गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रिफंडेबल इज ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब जो भी अमाउंट रिफंड हो चुकी है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहा जाता है अकॉर्डिंग विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट हो गया आंसर का हमारा।
अब थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट, जो अमाउंट है रिफंड ऑफ ग्रांट की वो फर्स्ट फर्स्ट एडजस्ट होती है अगेंस्ट अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड इनकम से। फर्स्ट किससे एडजस्ट होती है, अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड इनकम से। एंड अगर एक्सिस है अगर एक्सिस है अगर एक्सिस है अगर एक्सिस है ना, इफ एक्सिस देन डेबिटेड टू पी एंड एल, ये इसका ट्रीटमेंट है। अब फिर से बताता हूं लास्ट वाला पार्ट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो अमाउंट है रिफंड ऑफ ग्रांट की वो फर्स्ट एडजस्ट होती है अगेंस्ट अनएमोर्टाइज्ड डेफर्ड इनकम से। अगर अमाउंट अभी भी एक्सेस है तो डेबिट किया जाता है पी एंड एल को। इसका आंसर हो गया। ये थर्ड पॉइंट है, इसी तरह से ये आंसर है हमारा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 रीड करते हैं। ठीक है, कंपनी लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ रुपीज 50 लाख का ग्रांट मिला है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से। इसकी वजह से फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ pollution control machinery on fulfillment of certain condition. The company, however, failed to comply with the said condition and consequently was required to refund the said amount. अब ग्रांट क्या हुआ है, रिफंड हुआ है ड्यू टू नॉन कंप्लाई ऑफ द कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, इसकी वजह से ग्रांट रिफंड हो चुका है। द कंपनी डेबिटेड द सेड अमाउंट टू इट्स मशीनरी अकाउंट इन 24 ऑन पेमेंट ऑफ द सेम। कंपनी ने क्या किया, अमाउंट डेबिट कर दिया मशीनरी को, मतलब मशीनरी की बुक वैल्यू इंक्रीज कर दिया। इट ऑल्सो रिवर्कड द डिप्रिसिएशन फॉर द सेड मशीनरी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। अब कंपनी क्या कर रही है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, तो ये गलत है। डेट ऑफ परचेस से नहीं, उसी साल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए, बट कंपनी क्या कर रही है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस से कैलकुलेट कर रही है डिप्रिसिएशन, वो क्या है, वो गलत है। ठीक है, अब passed necessary adjustment entries in the year 24 to incorporate the respective impact of the same, state whether the treatment done by the company correct or not। बताना है कि ट्रीटमेंट कंपनी का करेक्ट है या फिर नहीं। अब आंसर पढ़ते हैं। As per the fact of the case, Ltd had received a grant of rupees 50 lakhs in 12 from the state government to the installation of pollution control machinery on fulfillment certain condition। वही बताया है क्या हुआ है। However, the amount grant has to be refunded since it failed to comply with the prescribed condition। अब अमाउंट जो ग्रांट है ना वो रिफंड हो चुका है, बिकॉज फेल टू कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन की वजह से। ठीक है, in such a circumstances, accounting standard 12 accounting for government grants require that amount refundable in respect of government grant related to fixed asset is recorded by increasing book value। अब जब भी ग्रांट रिफंड होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, बुक वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है, तो वही किया है यहाँ, और बुक वैल्यू इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, स्टैंडर्ड further makes it clear that first alternative, that is where the book value of the asset is increased, depreciation on revised book value should be provided। मतलब अगर मैं बुक वैल्यू इंक्रीज करता हूँ ना तो उस पर मुझे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन बाय द कंपनी एलटीडी ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज प्रॉपर। अब जो कंपनी ने क्या किया है, बुक वैल्यू इंक्रीज किया है, वो ट्रीटमेंट करेक्ट है, बट आगे देखिए, however the accounting treatment in respect of depreciation given by the company of adjustment of depreciation, जो एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन है ना वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, वही बोला है। तो इसी तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया है गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में अपना रिव्यू बताइए।